हेलो माय वेरी डियर सीए में इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का कॉस्ट अकाउंटिंग का मैं एमसीक्यू डिस्कस करूंगी और आप लोगों का पेपर रिव्यू भी बताएंगे। ओवरऑल एमसीक्यू में कुछ थोड़े लेंदी थे। थ्योरी वाला जो पार्ट आया था वो काफ़ी सारा मैं मॉड्यूल से देख पा रही हूँ आप लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे। इस टाइप के एमसीक्यूज रहने चाहिए थे। कमिंग टू द प्रैक्टिकल पार्ट इन अ फ्यू मिनट्स, पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे हमारे एमसीक्यू। अगर आपने मॉड्यूल का अच्छे से कवरेज किया है, जो मैं एक जनरल लेवल पे बात कर रही हूँ, सिर्फ मेरे ही रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल आपने ऐसे कहीं से भी पढ़ाई की होगी, अगर आपने एमसीक्यूज के लिए मॉड्यूल अच्छे से किया होता तो मेजोरिटी आप लोगों का एमसीक्यूज मॉड्यूल से मैं ऐसे देख के समझ में आ रहा है कि हाँ ये मॉड्यूल से है। रही बात इन स्टूडेंट्स की जो लोग ऑलरेडी हमारे एमसीक्यू रेफर कर चुके थे, आप लोगों को भी बहुत दिक्कत नहीं आई होगी। एक दो ऐसे थे जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तो एमसीक्यू की अगर मैं बात करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आप लोगों को बताना है। बैच कॉस्टिंग इज अ वेरिएंट ऑफ जॉब कॉस्टिंग। वेरिएंट नहीं है, उसका एक्सटेंशन होता है। जॉब कॉस्ट शीट में भी यूज फॉर एस्टिमेटिंग प्रॉफिट्स ऑफ द जॉब। यस, हम लोग जॉब का प्रॉफिट निकालने के लिए, कोटेशन फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज करते हैं। जॉब कॉस्टिंग कैन नॉट बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद मार्जिनल कॉस्टिंग। नो, मार्जिनल के अंदर लग सकता है। इन कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्टर रन्स द रिस्क ऑफ इनकरिंग अ लॉस। ऐसा नहीं होता है। सो आंसर इसका फर्स्ट का क्या आ जाएगा? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल फॉर, ये तो हम लोग एमसीक्यू बैंक में भी कर चुके हैं, प्लस ये भी आप लोगों का मॉड्यूल के अंदर रेफरेंस है इसका। कॉस्ट कंट्रोल में कौन सी चीज एप्लीकेबल होती है? दैट इट एंड्स व्हेन द टारगेट्स आर अचीव। टारगेट्स अचीव हो गए तो कॉस्ट कंट्रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि ये टेम्पररी फिनोमेना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग बजट रिकग्नाइजेस द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी फिक्स्ड, यानी कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट, विच इज डिजाइन टू चेंज द रिलेशन लेवल ऑफ एक्टिविटी। देखो बात समझो, ये वाला तो ऐसा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए जो फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आपने बजट का चैप्टर पढ़ा है तब भी क्लिक हो जाएगा कि आप लोगों का जो फ्लेक्सिबल बजट है उसके अंदर अपने को बंटवारा करना पड़ता है। हर एक कॉस्ट में घुस घुस के देखना पड़ता है कि भाई तू वेरिएबल है क्या, भाई तू फिक्स्ड है क्या, भाई तू सेमी वेरिएबल है क्या। बाकी सब में थोड़ी अपने को ऐसा करना पड़ता है। क्यों हमको घुस घुस के देखना पड़ता है? याद है ना, फिर यूनिट लेवल चेंज होता है फ्लेक्सिबल के अंदर, तो वैसे ही अपने को कॉस्ट का नेचर के हिसाब से अमाउंट निकालना पड़ता है। दैट इज द रीजन इसका आंसर आ जाएगा बी। ये भी आप लोगों के मॉड्यूल में अवेलेबल है, पर ये तो आप लोगों के बजट के नॉलेज से ही हो जाना चाहिए था। अंडर नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, जॉइंट कॉस्ट से आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट्स, द सेलिंग प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज, जो आपका सेलिंग प्राइस नहीं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉस्ट होता है उसको हम सेल्स वैल्यू से क्या कर देते हैं बेटा? माइनस कर देते हैं। ये उसका एडजस्टमेंट वाला है। अगेन इसके लिए आपको थ्योरी आने की जरूरत नहीं है, बट ये मॉड्यूल के अंदर भी अवेलेबल है। अगेन दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन योर मॉड्यूल। मॉड्यूल का रेफरेंस इसलिए दे रही हूँ ताकि सब रिलेट कर पाए। आप लोग जो रेगुलर स्टूडेंट्स हो, आप अपने एमसीक्यू बैंक के अंदर इनको देख सकते हो। Which of the following is not a potential benefit of using a budget? Not a potential benefit पूछा है आप लोगों को। तो more motivated managers, improved interdepartmental communication, enhanced coordination, more accurate external financial statement। बजट एक्सटर्नल वालों के लिए थोड़ी बनाते हैं, बजट हम किसके लिए बना? So dear students, the बजट हम किसके लिए बनाते हैं? बजट हम हमारे इंटरनल लोगों के लिए बनाते हैं, एक्सटर्नल में देने के लिए नहीं बनाते हैं। उसके बाद ए एंड कंपनी कैलकुलेट्स द प्राइस ऑफ द जॉब। सॉल्व करने के लिए आपको ये दिया हुआ था बाय एडिंग ओवरहेड्स टू द प्राइम कॉस्ट। तो आप टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हो बोला है? ओवरहेड्स में आप लोग क्या ऐड कर लोगे बेटा? प्राइम कॉस्ट ऐड कर लोगे। एंड एडिंग 30% टू द टोटल कॉस्ट एज अ प्रॉफिट मार्जिन। और सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं आप? टोटल कॉस्ट में 30% ऑफ टोटल कॉस्ट ऐड करके। अब एक जॉब में आपको सेलिंग प्राइस दे दी है विच इज 6760 एंड इनकर्ड ओवरहेड ऑफ 2776। आपको प्राइम कॉस्ट निकाल के देना है। तो सबसे पहले तो मुझे टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। लेट दैट बी x प्लस 0.3x। तो टोटल कॉस्ट कैसे आ जाएगा? 6760 डिवाइडेड बाय, आप लोगों ने 1.3x किया होगा, तो ये आप लोगों का सेलिंग प्राइस आ जाता है 5200। करेक्ट है क्या? नहीं, ये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाता है 5200। अब अगर आपका टोटल कॉस्ट 5200 है, जिसमें से आपको बोल दिया ओवरहेड 2776 है, तो आप लोगों का प्राइम कॉस्ट कितना? ये इससे आपको बस माइनस करना है, रिवर्स जाना था। तो आप लोगों का आंसर आया है 2424। होपफुली आप यही टिक करके आएंगे। सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था ये, बहुत आसान था सॉल्व करने के लिए।
इन अ नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, ये शायद आप लोगों को थोड़ा ट्रिकी गया होगा अगर आपने इंटीग्रेटेड का चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, तो इसके लिए भी आपको थ्योरी करने की जरूरत नहीं थी, ये भी आप लोगों का अगर प्रैक्टिकल का नॉलेज होता तो आप सॉल्व कर सकते थे। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ओवरहेड लेजर? ओवरहेड का लेजर आप क्यों बनाते हैं? ओवरहेड तो अपन सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए बनाते हैं, करेक्ट है ना? तो मैनेजिंग जनरल लेजर एंट्रीज, जनरल लेजर जहां पे हम सब डंप करते हैं, रिकॉर्डिंग डायरेक्ट कॉस्ट, सवाल ही नहीं, कंट्रोलिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट, हाँ, मेंटेनिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, नहीं। आइडियली इसका आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से सी, कंट्रोलिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को कंट्रोल करने की जगह पे एक्चुअली यहाँ पे वर्ड दे देना चाहिए था कि मैनेजिंग योर इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये आपको समझ में आए कि इनडायरेक्ट कॉस्ट कहां से आ रहे, कहां से नहीं आ रहे। हो सकता है किसी ने इसका आंसर ए भी टिक किया होगा, पर मेरे हिसाब से इसका मोस्ट प्रिसाइज आंसर आना चाहिए सी, कंट्रोलिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट। उसके बाद आप लोगों का आंसर आएगा सेवेंथ के अंदर अगर आप देखेंगे, नवी एंड कंपनी पेज 8 पर यूनिट रॉयल्टी टू द डिजाइनर ऑफ द प्रोडक्ट, विच रॉयल्टी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, नाम या सरनेम में ही लिखा है, विच इट मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स। तो आप लोगों का रॉयल्टी चार्ज वुड बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तो बच्चे को पता है रॉयल्टी अपना क्या होता है बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 9, ये आप लोगों को पूछा हुआ है, ऑपरेट्स 2 ट्रक, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड द 2 ट्रक्स ट्रैवल्ड अ टोटल 25,000 किलोमीटर्स, एवरेज लोड वाज 3। तो अगर हम बात करेंगे टन इंटू किलोमीटर की, तो ये आ जाएगा 25,000 into 3, that is going to be 75,000, करेक्ट है। इन टोटल दे में 20 जर्नीज, कितने जर्नीज की बेटा? ऐसे 20 जर्नीज की है। टोटल कॉस्ट वाज 2,25,000। इन दिस केस द एवरेज कॉस्ट पर टन किलोमीटर, पर टन किलोमीटर का आपको एवरेज कॉस्ट निकाल के देना है। तो 2,25,000 को अगर आप 75,000 किलोमीटर से डिवाइड कर देते हो तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा ₹3 पर टन पर किलोमीटर। जब आप लोगों को टोटल किलोमीटर्स ही दे दिए हैं तो उसके अंदर कितने जर्नी आ रहे हैं, आना आ रहा है, जाना आ रहा है, वो सब इंक्लूडेड होगा, ऐसे हम मान के चलते, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ₹3, करेक्ट। उसके बाद हम आएंगे 10th MCQ पे, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। आप लोगों को पूछा हुआ है कि कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है, ये भी आप मॉड्यूल में आराम से देख पाओगे, या अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े होंगे तो स्टार्टिंग की पैराग्राफ में दिया रहता है कौन डिफाइन करता है, ये सेक्शन 148, राइट। ऑप्शन आ जाएगा बी। 11th के अंदर अगर हम आते हैं तो सॉल्व करने के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैन्युफैक्चर्स, अच्छा मार्जिनल का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे ये, एंड सेल्स ईच पेन 40 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया है 22। तो आप लोगों का कंट्रीब्यूशन, मैंने क्या बोला, पता नहीं जरूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं, सॉल्व करके रखते रिक्वायर्ड चीजें, दैट इज 18। फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द मंथ इज 16,000, ईयरली करे या नहीं करे देखते हैं। कंपनी विशेस टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ 20,000, तो सेल्स वॉल्यूम कितना, डिजायर्ड लेवल ऑफ सेल्स, क्या करते हैं आप, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, वॉल्यूम में पूछा इसलिए। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है आप लोगों का 16,000, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है आप लोगों का 20,000, डिवाइड किससे कर देंगे, 18 से, तो 16,000 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 18, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 2,000 यूनिट्स। मैं ब्रेक इवन टाइप ऑफ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रही थी, ये वही ब्रेक इवन का थोड़ा सा ज्यादा वाला आया है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी यूज टू एस्टिमेट स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल प्राइस, इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो हम यूज नहीं करेंगे। परचेज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी अग्रीड, द फोरकास्ट मूवमेंट ऑफ द प्राइसेस, द अवेलेबिलिटी ऑफ बल्क परचेज, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स इन ऑपरेशन। बेटा प्राइस के लिए आप लोगों को परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड नहीं लगेगा, यूजेज के लिए लगेगा, प्राइस के लिए नहीं लगेगा। तो 12th का आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का डी। अब यहाँ पे आप लोगों को 21 वर्किंग डेज है बोला है, 8 आवर्स है, द वर्कफोर्स कंसिस्ट ऑफ 20 वर्कर्स, 480 आवर्स लॉस्ट हो गए बोला है, द वर्कफोर्स प्रोड्यूस 10,800 यूनिट्स, और एक बनाने के लिए 0.25 आवर्स लग गया। प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो निकाल के देना है, एफिशिएंसी इनटू कैपेसिटी कर लो आप लोग डायरेक्टली, या आप लोग कर लेंगे आप लोगों के आउटपुट के लिए कितना टाइम लगने वाला है, एक्सपेक्टेड टाइम डिवाइडेड बाय अवेलेबल टाइम। अवेलेबल टाइम कितना है आपका 21 डेज, 8 आवर्स, 20 वर्कर्स। So 10,800 into 0.25 is equal to 2,700 divided by 21 into 8 into 20, ये हो जाएगा आपका 3360। डिवाइड कर लेंगे
तो आपका आंसर आ जाएगा इंटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए 80.357, दैट इज नथिंग बट योर 80.36। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को पूछा है स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, एक यूनिट के लिए पूछा है, बहुत आसान है। द ऑपरेशंस टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आर रिक्वायर्स कितने घंटे बेटा, 9 घंटे। बजटेड आइडल टाइम ऑफ 10% ऑफ टोटल आवर्स, टोटल आवर्स का 10%, ये टोटल आवर्स थोड़ी है आप लोगों के लिए, टोटल आवर्स प्लस 10% ऑफ टोटल आवर्स, करेक्ट है क्या आप लोगों को? हाँ, और ये सब मिला के और आप लोगों को ये टोटल आवर्स है और ये कितना हो जाएगा आपके 9 घंटे। 10% किसका है बेटा, टोटल आवर्स जो अवेलेबल नहीं है, जो 10% है, करेक्ट है क्या? अब आप क्या करेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 1.1 कर लो, करेक्ट है। आप लोगों को आपकी टोटल आवर्स कितने मिल जाएंगे, आपको टोटल आवर्स मिल जाएंगे 10 आवर्स के, कितने मिल जाएंगे, 10 आवर्स के। ये सब देखो इतने कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन पे ना भी जाए तो 9 आवर्स आपका क्या है, रिक्वायर्ड टाइम है। बजटेड आइडल टाइम कितना होगा, 10%, रिवर्स जाएंगे कितना आ जाएगा बेटा, 10 घंटा आप लोगों को लगने वाला है, करेक्ट है। इनटू आप क्या करोगे, 16 रुपए पर आवर का है, तो आप लोगों का कितना आंसर आ जाएगा, 160। द आंसर इज गोइंग टू बी 160। सिमिलर क्वेश्चन ये भी आप मॉड्यूल में कई जगह पे सॉल्व कर चुके हो, तो इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, राइट जिसको ये 10% का 10 आवर्स भी करते नहीं आया है, मुझे थोड़ा सा डाउट आएगा, मतलब आ जाना चाहिए आप लोगों को। 9 घंटे प्लस आप 10% करोगे तब जाके आपको टोटल आवर्स मिलेंगे, करेक्ट नहीं, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 0.9 करोगे तो आपको आना चाहिए 10 आवर्स, खत्म। लास्ट एमसीक्यू इन एन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम द अकाउंटिंग एंट्री फॉर इनडायरेक्ट वेजेस, इंटीग्रेटेड से अच्छे खासे आपको एमसीक्यू पूछे हुए, इनडायरेक्ट वेजेस इनकर्ड, इसीलिए ये भी आप लोगों के लिए ट्रिकी हो सकता है अगर आप इंटीग्रेटेड छोड़कर गए होंगे तो। इनडायरेक्ट वेजेस इनकर्ड वुड बी, इनडायरेक्ट वेजेस जो आपने इनकर किए उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट वेजेस कंट्रोल अकाउंट, मतलब ये बोल रहा है वेज कंट्रोल अकाउंट, एंड क्रेडिट वर्क इन प्रोग्रेस, नहीं इनडायरेक्ट वेजेस है नो। डेबिट ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, तो ओवरहेड अकाउंट हाँ, वेजेस कंट्रोल अकाउंट यस, ये ट्रांसफर एंट्री हम जिसको बोलते हैं कि वेजेस कंट्रोल में ले लिया भेज दो, इनडायरेक्ट है तो ओवरहेड में भेज दो, डायरेक्ट है तो आप लोग फैक्ट्री में भेज दो। वर्क इन प्रोग्रेस टू वेजेस नो, वेजेस कंट्रोल टू ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट नहीं, इसका आंसर आ जाएगा बी, डेबिट ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट एंड क्रेडिट योर वेजेस कंट्रोल अकाउंट। और ये आप लोगों के एमसीक्यू थे यार, एमसीक्यू में कितने मार्क्स आ रहे जरूर बता, आई एम वेरी श्योर 20 अबव तो आप लोगों को आते ही रहे होंगे, क्योंकि 2-3 अगर मैं ट्रिकी छोड़ दूं तो काफी क्वेश्चंस बनने वाले थे। ये आपको इजी था, सॉल्व करने जैसा था, ये सॉल्व करने जैसा था, ये सॉल्व करने जैसा था, ये अगर जॉइंट प्रोडक्ट किया होगा तो सॉल्व करने जैसा था। दिस वॉज ऑल्सो कॉमन सेंस, ये आप निकाल सकते थे, कॉस्ट शीट बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो ये भी मैं मान के चल रही हूँ आसान था। इसको मैं ट्रिकी में रखती क्योंकि नॉन इंटीग्रेटेड सब करके नहीं जाते हैं, ये बहुत आसान था। दिस वॉज ऑल्सो सॉल्वेबल टू यू, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सॉल्वेबल था, ये भी सॉल्वेबल था आप लोगों के लिए। दिस वॉज ऑल्सो, इसको मैं मतलब अगर आपको ये नहीं, ये आसान था हाँ, लेकिन अगर आपने एफिशिएंसी रेशियोज नहीं किए होंगे तो शायद इन दोनों क्वेश्चन में अटके होंगे, क्योंकि एक में आपको रिवर्स जाना था, करेक्ट है। तो 5 क्वेश्चन छोड़ दो तो 10 क्वेश्चन आपको बनने ही वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको थे। अगर मैं बात करूं आपके पेपर की, तो पहला वाला तो यार मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स क्या पेपर था, वाला पेपर था आप लोगों के लिए, क्योंकि आप में से इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे थे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो आ चुके थे। यूनिवर्सली अगर सब लोगों के लिए बोलूं तो पेपर वाज प्रीटी लेंदी, थोड़ा सा लेंदी था पेपर। अगर आप लोगों ने अच्छी खासी प्रैक्टिस की होगी तो ये पेपर आप लोगों को बना होगा। ये पेपर को हम मॉडरेट से इजी के बीच में स्केल कर सकते हैं। डिफिकल्ट काफ़ी कम स्टूडेंट्स को गया होगा, ऐसा नहीं है कि किसी को ही नहीं गया होगा। डिफिकल्ट उन स्टूडेंट्स को शायद गया होगा जिनकी प्रैक्टिस में थोड़ी कमी रह गई होगी। टाइम पे जाके एक हाथ क्वेश्चन देख के नहीं हम ब्लैंक हो जाते हैं, तो इस टाइप के आप ब्लैंक हुए हो सकते हो। क्योंकि अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 एक कॉस्ट शीट से आया था, इस टाइप का हम सेम क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल में रेगुलर क्लास में मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर हम 2B की बात करेंगे तो मैंने कल के रिवीजन लेक्चर में भी बोला था, अगर आपने याद होगा तो सुनो, मैंने कहा था रणबीर और दीपिका का सम करके जाओ। ये वही रणबीर और दीपिका का सम है, बस नाम यहाँ पे विकास और शिव कर दिया। कल ही मैंने जब आप लोगों का मैराथन लिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो मैंने ये क्वेश्चन पिक्यूलरली आपको बोला था कि मेरे लिए वो क्वेश्चन करके जाना, तो ये काम भी हो गया आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्वेबल था। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, ओवरहेड से क्वेश्चन आया था जहां पे आप लोगों को अपोर्शन करना था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड टोटल ओवरहेड्स को।
सॉल्वेबल क्वेश्चन था। अगर हम इसकी बी की बात करेंगे तो ये भी आप लोगों का रिकंसिलिएशन का स्टेटमेंट था, इस टाइप का भी हम सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। ऊपर वाले का हम सिमिलर क्वेश्चन किए हुए हैं ए वाले का। यस वी हैव डन अ सिमिलर क्वेश्चन, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम, थोड़े वर्ड्स इधर उधर हुए, लेकिन बी वाला पार्ट सॉल्वेबल था। 4A की बात करेंगे तो बेटा ये तो अपन सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। 10 कंपोनेंट अपने जॉब कॉस्ट शीट में हमने किया था। 100 अपने इसमें था 10 कंपोनेंट, 100 कंपोनेंट एंड 1000 कंपोनेंट। यहाँ पे 10, 150 एंड 200 हो गया। फिर अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का एक अच्छा क्वेश्चन आया था, सॉल्वेबल क्वेश्चन आया था। लेंथी था पेपर क्योंकि काफी कुछ सॉल्व करने के लिए है। 5A की अगर आप बात करेंगे तो आपको जॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है, रिवर्स कॉस्ट फॉर बाई प्रोडक्ट। देखो जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट मैंने कल ही बोला था, या तो प्रोसेस से क्वेश्चन आएगा या जॉइंट प्रोडक्ट से क्वेश्चन आएगा। अगर वो चैप्टर आपने किया होगा तो ये आपको शायद जम गया होगा। वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते थे वैसे थे, लेकिन मुझे लगता है काफी लोग ये क्वेश्चन नंबर छोड़कर आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो आप लोगों को मार्जिनल टाइप्स का डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन पूछा है। सेलिंग प्राइस को 4% से कम करना है, डीलर मार्जिन को बढ़ाना है और फिर चेक करना है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हम कर चुके थे। ओपनिंग, एक्सपेक्टेड, क्लोजिंग आप लोगों को दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मे भी इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया हुआ है। फिर आपको ये पूछा है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे थ्योरी, और क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको पूछी हुई थ्योरी। तो हम लोग इनमें से काफी क्वेश्चन ऐसे थे जो सॉल्व कर चुके थे। अगर मैं आपको बोलूँ तो कॉस्ट शीट मतलब अगर आप लोग सोचे तो क्वेश्चन नंबर 2 आप ऑप्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। 3 डिपेंड्स आपका ओवरहेड का नॉलेज क्या है उस पर डिपेंड करता है। 4 आप लोग कंप्लीटली सॉल्व कर सकते थे। 8 अगर आप थ्योरी करके गए होंगे, जो मैंने गला फाड़ के कहा था करके जाओ, तो भी आप ऑप्ट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 डिपेंड जॉइंट प्रोडक्ट के नॉलेज पे है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग सॉल्व कर सकते थे, मार्जिनल पे पूछा हुआ है 14 मार्क का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप कर सकते थे। अब आप पे डिपेंड करता है, आपने क्वेश्चन नंबर 7 भी आप कर सकते थे। अब इसके अलावा आपने कौन सा एक क्वेश्चन किया है, या तो आपने मार्जिनल का किया होगा या तो ओवरहेड का किया होगा। इस तरीके से आप आपका पूरा पेपर सॉल्व कर सकते थे। तो आप लोगों को ये एमसीक्यू वाला वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना आप लोग। और ग्रुप 1 वाले स्टूडेंट्स, आज आपका पेपर खत्म हो चुका है। टेक अ ब्रेक, एनालाइज आप लोगों को क्या मार्क्स मिल रहे हैं, क्या आप लोगों के पास स्कोप है, और उसके बाद अपनी आगे के प्रिपरेशन जरूर चालू कर दो। बोथ ग्रुप स्टूडेंट, आप लोगों का एक पेपर पेंडिंग है, जिसमें आज मैं आप लोगों को एमए का एक इंपॉर्टेंट सेशन लेने वाली हूँ। सो लेट अस होप आप लोगों का कल का पेपर भी अच्छा जाएगा। एंड डू कमेंट योर मार्क्स बिलो। हम बाकी सब्जेक्ट के भी अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप जरूर एक बार देख लेना। एंड लॉट्स ऑफ लव, कीप स्टडीइंग, बाय बाय एवरीवन। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो को लाइक करने का एक छोटा मोटा सा टारगेट जरूर रख लेना। और आप लोगों के लिए हम जो इतने सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस लाए हुए हैं, हर सब्जेक्ट के लिए लाए थे, एमए का भी आया हुआ है, वो भी देख लेना। बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स फॉर यू ऑल। बाय बाय एवरीवन, कीप स्टडीइंग।